हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये आप कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का कोर्स देख रहे हैं। इसमें आज आपका है लेक्चर नंबर 16। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट जनरेशन ऑन कटिंग। मतलब जब कटिंग करते हैं तो कई सारे जोन में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूल पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब टूल वियर और टूल फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हीट जनरेशन कहाँ और कैसे क्यों होता है, तो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कटिंग की टूल लाइफ इंक्रीज़ हो जाए और टूल फेल ना हो जल्दी। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हीट जनरेशन इन मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो मेटल कटिंग का ये फिगर आप जानते ही हैं। इसमें देखिए ये वाला अनकट चिप थिकनेस है, यहाँ पे ये वर्क पीस है और ये चिप कट के निकल रही है, ये आपका टूल है। तो जो प्राइमरी जोन मतलब पहला जोन होता है वो कौन सा जोन होता है, जहाँ से चिप शेयर होती है। मतलब चिप का जो अपर पोर्शन होता है वो प्राइमरी जोन कहलाता है हीट जनरेशन में। मतलब हीट जनरेट यहाँ पर भी होती है। दूसरा जोन कौन सा होता है, सेकेंडरी जोन जो बोलते हैं, वो बोलते हैं चिप और टूल का इंटरफेस। मतलब टूल और चिप जहाँ पे मिल के निकलती है, आपस में जॉइंट होके अलग अलग होती है। मतलब जो चिप है वो टूल की अपर सरफेस को छूते हुए बाहर जाती है। ठीक है, तो उस फेस पे, इंटरफेस पे जो हीट जनरेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी जोन। ठीक, तो टर्सरी जोन क्या होता है, टर्सरी जोन वो होता है टूल का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो वर्कपीस से इंटरफेस में होता है। तो उस जोन में भी एक हीट जनरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी जोन। तो ये तीनों जोन आपको जानना जरूरी है। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं क्या है, जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल कटिंग कंज्यूम। मतलब इसमें यह है कि कटिंग में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक, और वो हीट एनर्जी इन टूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। अगर हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, तो वो हीट एनर्जी अल्टीमेट उस प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे टूल में जनरेट हो रही है हीट एनर्जी, तो ये टूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। जब टूल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये टूल वियर और टूल फेल्योर को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये टूल फेल्योर और टूल वियर को इंक्रीज कर देता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज जो है। तो इसीलिए हम लोगों को ये हीट जोन पढ़ना ज़रूरी है, हीटिंग जोन। तो प्राइमरी जोन आप जानते हैं अलोंग शेयर प्लेन, मैंने फिगर में आपको दिखाया, शेयर प्लेन के अलोंग जो जोन बनता है वो प्राइमरी जोन कहलाता है। दूसरा जोन बनता है वो टूल फेस और चिप इंटरफेस। टूल फेस और चिप इंटरफेस के बीच में दूसरा जोन बनता है, उसको सेकेंडरी जोन बोलते हैं। प्राइमरी जोन आप समझ गए, अलोंग शेयर प्लेन, ये शेयर प्लेन है तो अलोंग शेयर प्लेन आपका बन गया। दूसरा टूल फेस एंड चिप इंटरफेस के बीच में बन गया। और टर्सरी जोन टूल एंड वर्कपीस के बीच में बन गया, जो कि ये है टर्सरी जोन। फिगर से आप देख लीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो याद रखने वाली वो है, अक्सर पूछ लिया जाता है इन तीनों जोन में किस जोन में हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो आपका सेकेंडरी जोन होगा। टूल फेस और चिप इंटरफेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, तो टेम्परेचर भी उसका सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आई होप आप लोगों को हीट जनरेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 300 mm डाया बार इज टर्न्ड एट 45 RPM with depth of cut 2 mm and feed 0.3 mm per revolution. The force measured at the cutting point tool are FC और FF। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो देखते हैं। FC आपको दिया हुआ है और FR आपको दिया हुआ है, सब कुछ लिख लेंगे। डेप्थ ऑफ कट भी आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कट दिया है, फीड दिया है। तो अगर डी बी और T1 इक्वल टू DF होता है और आपको D
और F दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो आप BT1 इक्वल टू DF लगा के और B भी दिया हुआ होगा आई थिंक, यहाँ पे देख लेते हैं B कहाँ पे दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ कट, फीड, द फोर्स दोनों दिए हुए हैं और 300 mm डाया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, ये BT1 ही है, यहाँ पे B लिखना मैं छोड़ दिया। तो BT1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। BT1 इक्वल टू होता है DF, तो DF हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से BT1 की वैल्यू हमने इतना कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो BT1 क्यों कैलकुलेट की, सबसे पहले ये देखते हैं। इन्होंने पूछा है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी U का फार्मूला क्या होता है, FC/BT1। अब हमें BT1 चाहिए, FC तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, FC की वैल्यू दी हुई है, BT1 चाहिए, तो BT1 इक्वल तो होता है DF, D और F दोनों दिया हुआ है, तो हम लोगों ने BT1 निकाल लिया और BT1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी U कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आया 3.083। और पहले पूछा है कटिंग पावर। अब देखिए कटिंग फोर्स आपको दिया हुआ है, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, FC/VC। ठीक है, कोई भी पावर, कटिंग पावर होगा तो FC/VC। तो FC आपको दिया है, अब VC निकालना है, तो VC क्या होता है, πDN/60, जहाँ पे D और N दोनों आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से VC निकाल लेंगे। अब आपको VC पता है तो FC पता है, तो FC/VC से आप कटिंग पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है फीड पावर कंजम्पशन। अगर फीड पावर पूछा है तो फीड पावर के लिए FF/VF लगाएंगे। ठीक है, तो FF भी आपको दिया हुआ है। अब बात आती है VF की, तो VF क्या होता है, तो देखिए जैसे कटिंग वेलोसिटी अगर बोला है टर्निंग होगा तो कटिंग वेलोसिटी किससे निकलेगी, πDN/60 से। क्यों, क्योंकि टर्न में जो वर्कपीस है वो रोटेट करता है, जब रोटेट करता है तो हमें वर्कपीस इस फार्मूले से ही निकालते हैं, πDN/60 से। लेकिन फीड हम लोग कैसे देते हैं, लीनियर फीड देते हैं, तो फीड वेलोसिटी अगर निकालनी होगी तो F/N कर देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ से फीड वेलोसिटी निकल आएगी, तो ये हम लोगों ने फीड वेलोसिटी यहाँ निकाल ली। उसके बाद जब हमारी VF आ गया और FF भी हमें पता है, तो पावर आपका आ जाएगा FF/VF से, तो ये आपका पावर यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड इफ़ द मटेरियल रिमूवल ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन इज इतना। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी पूछा है, एनर्जी कंज्यूम। अगर मटेरियल रिमूवल रेट आपको दिया है 2.5 × 10⁶, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ होती है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी होता है 1 mm में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इतना मटेरियल रिमूव करने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत कंज्यूम हुई, तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है, 1 mm³ में जितना एनर्जी कंज्यूम हुई, तो आपकी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी आई 3.083। तो 1 mm में अगर 3.083 हो रही है तो इतना मटेरियल रिमूवल में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, इसमें 2.5 × 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आपका आ जाएगा 7.7 मेगा जूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में और पूरे लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।